नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। दमन चक्र के सामने संघर्ष हमारा नारा है या जोर जुल्म की टक्कर मेरे संघर्ष हमारा नारा है। आज अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगों को मनाने को लेकर प्रदर्शन किया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हुए अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि अविलंब अतिथि शिक्षकों की मांग पर गौर कर मांगे पूरी करें। सरकार द्वारा शिक्षकों को नजरअंदाज करने का आरोप शिक्षकों ने लगाया। विनम्र अनुरोध है, सभी से अनुरोध है कि मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमको 2 मिनट रुकना पड़ता है कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए, तो आप लोग शांति का परिचय दें और आपकी जो बहनों की सर मनोज कुमार सक्सेना आजाद शिक्षक संघ से प्रदेश मीडिया पदाधिकारी। मैं आमला से आपके सामने बबीता मनोज चौहान भोपाल में हम बैतूल जिले से अतिथि सरकार का ध्यान आकर्षण करने आए हैं कि हम 15 वर्ष सभी को मेरा प्रणाम। हम मेरी सभी बहनें भाई और और बड़े ध्यान आकर्षित सभी आदरणीय सभी को मेरा प्रणाम। हमारी मांगों को मैं आपके सामने हमारी मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो अतिथि विभागीय परीक्षा लेकर प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियुक्त किया जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष सरकार के समक्ष व्याख्या रखना चाहते हैं कि सरकार अवैतनिक शिक्षकों को नियमित करे, क्योंकि अब हमारा बहुत शोषण हो चुका है। शासन द्वारा ये कहा जाता है हमेशा कि हम शासन की वैकल्पिक व्यवस्था है, तो मैं सरकार को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था 2, 4, 6, 7 महीने की होती है, 14 साल, 12 साल, 15 साल होती है। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। किसी न किसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों के साथ शोषण हो रहा है, तो हमें मध्य प्रदेश सरकार से सिर्फ एक हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारा शोषण बंद करे, हमारे लिए एक ऐसी नीति तैयार करे जिसमें हमारे वरीयता के हिसाब से हमारा नियमितीकरण हो और हमारी विभागीय परीक्षा लेकर ये नीति बनाई जा सकती है। इस नीति को आप अपने संज्ञान में लेकर आए और गौर करें। ये हमारे लिए पॉसिबल है कि एक नीति बनकर विभागीय परीक्षा के द्वारा नियमित हो सकते हैं, और जब तक हमारे साथी विभागीय परीक्षा के अंतर्गत अंदर नहीं आते हैं तब तक उस पद को स्थायी माना जाए और हमारे सबसे तत्कालिक जो हमारी मांगे हैं उसमें वेतन वृद्धि सबसे पहले हो, क्योंकि इतने कम वेतन 5,000, 7,000 और 9,000 में हमारा भरण पोषण आज इतनी महंगाई में होना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए यदि शासन ने आपकी मांगे पूरी नहीं करी तो आप आगे क्या करेंगे? ये हम आज सरकार को हमारे प्रति एक ध्यान आकर्षण कराना था कि सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हम भी आपके हम भी आपके बच्चे हैं, भांजे भांजियां हैं, तो हमारे ऊपर भी ध्यान आकर्षण करिए। जैसे आप अदर विभागों में ध्यान आकर्षित कर उनका कोई ना कोई निराकरण कर रहे हैं, तो हमारा भी आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है। तो हमारे अपने भाई बहन जो आज बीते दिन की ही बात है, हमारा एक साथी आज आत्महत्या के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि आज तक हम जुलाई से हमारी भर्ती हुई है लेकिन आज वर्तमान तक हमें कोई वेतन नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा परिवार कैसे चलता है। इस और आपको ध्यान तो देना ही होगा। आप न जाने किस कारण से आप हमारी ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। आज हम आपकी भोपाल की धरा में आपको यह ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि हमारे साथी अब बहुत ही ज़्यादा शोषित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। इसका आपको निराकरण बहुत जल्द से जल्द निकालना है। यदि आने वाले समय में आप हमारी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, अभी हम आपके साथ हैं, लेकिन आने वाले समय में हम एक
हमें नहीं पता कि हम आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं कि भूखे पेट क्या नहीं करता। तो वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो। सीएम साहब, बस हम आपसे यही निवेदन करते हैं, हमारा नियमितीकरण हो, हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार में भारतीय संघ प्रदेश संयोजक से हूँ। सर, मैं मैसूर जिले को प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं अतिथि शिक्षक हूँ, 12 साल बहुत लंबे समय से हम अपनी पीड़ा बताते आ रहे हैं। शासन हमारी लगातार अनदेखी कर रहा है। मैं ये करती हूँ कि हमारी अनदेखी ना करें, हमें एक नियमित रोजगार, सम्मानजनक वेतन दिया जाए ताकि हम अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकें, हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उचित शिक्षा व्यवस्था कर सकें। आज 7,000, 9,000, 5,000 में आप अपने महीने का गुजारा करके देखिए, आप किन किन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हम अत्यधिक दैनिक पीड़ा को गुजर रहे हैं। हमारे कई साथियों ने आत्महत्या जैसे बहुत बड़े बड़े कदम उठा लिए हैं। इस कदम को उठाकर उनका परिवार पीछे बिलख रहा है। मामा जी दया करें, आप जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको हर वर्ष तोहफे देते, टीए बढ़ाते, बोनस देते, दिवाली का तोहफा देते, हर त्यौहार का देते, हमसे क्यों हो रहा है? क्या हम समाज का हिस्सा नहीं है? हमने आपकी शिक्षा व्यवस्था को संभाला हुआ अपने कंधों पे 15 सालों से संभाल के रखा है। आप क्यों नहीं हमें अपना नियमित रोजगार और एक सम्मानजनक वेतन देते? आप देखो तो एक झाड़ू लगाने वाले से लेकर आपने सबको दिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा, सबको दिया। आज हमसे क्यों मुक्त है? आज हमें क्यों अनदेखी कर रहे हैं? हमें सम्मानजनक वेतन दे मामा, हम आपकी शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हुए हैं। इतने दिनों से आपकी शिक्षा व्यवस्था को जगमगा के रखा है। कंधों पे हमारी जिम्मेदारी रही है। हमने घर का पालन पोषण कैसे मुश्किल से कर रहे हैं। आपकी दयनीय स्थिति हम क्या बताएं आपको। एक दिन आप हमारा जीवन जी के तो देखो, कैसे पीड़ा से जी रहे हैं। अरे मैडम, शासन ने आपकी मांगों में पूरी नहीं करी तो आप क्या करेंगे? सर, हम फिर सड़कों पे आएंगे। वैसे उम्मीद है मामा जी हमारी बातें सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। वो मामा है, उनमें डबल ममता है। 2 बार माँ आती है, डबल ममता है, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे। हम अपने जिले में आमरण प्रदर्शन करेंगे, आमरण धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अपनी जगह से नहीं उठेंगे। कितने जिलों से आए? हम यहाँ 2 दिनों से इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रकोष्ठ 2 दिनों से है। आज हमारे पूरे भाई लोग 10,000, 15,000 की स्थिति में है। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। सब मामा जी से विनय करती हूँ कि मामा जी एक बार जरूर हमारी तरफ ध्यान दें। हम आप राजधानी भोपाल में शासकीय कर्मचारी कमल किशोर मीणा सूदखोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। बड़ा खुलासा डीसीपी साई कृष्णा छोटा ने किया। महालेखाकार कार्यालय में कार्यरत यह कर्मचारी 10 से 20% पर लोगों को ब्याज के पैसे देता था, बदले में चेक रखता था, दस्तावेज लिखवा लेता था। खाली चेकों पर मनमाने पैसे भरकर वसूल और 42 खाली चेक, कई एसडीएम, कई दस्तावेज, कई शपथ पत्र बड़ी मात्रा में बरामद की है। यह भोपाल पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है। कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं, कई आत्महत्या करने की कगार पर हैं। भोपाल पुलिस और बड़ी कार्रवाई सूदखोरों के खिलाफ करने जा रही है। पूरे शॉट बना के हटेगा। जरा शिवा बढ़ जा। ये भाई बेचारा दूर गाँव खड़ा हुआ है यार, पास यहाँ पे कोरोना खत्म हुआ है। ऐशबाग थाने का मामला है। एसीपी जहांगीराबाद के लीडरशिप में और थाना के स्टाफ के साथ एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए एक शासकीय कर्मचारी जो कि लोन या फिर उधार देने का काम करता था, ऐसे कुछ फरियादी आए थे एसीपी जहांगीराबाद के पास कि अवैध रूप से संचालित हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ब्याज दरों पे जो है इनको इनके पास से पैसे वसूले जा रहे हैं। लोगों ने ऑलमोस्ट 2 गुना या 3 गुना चुकाने के बाद भी चेक्स जो है उसको ज़्यादा अमाउंट लिखकर बाउंस कराकर धमकी देकर इनके पास से पैसे वसूले जा रहे हैं।
ये कंप्लेंट आई थी। इसके ऊपर एसीपी जहांगीराबाद अभिनय विश्वकर्मा ने जो है जांच की, थाना ऐशबाग, थाना प्रभारी और उनकी टीम के साथ मिलकर। आगे की डिटेल मैं एसीपी जहांगीराबाद को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएंगे। जैसे कि सर ने बताया कि मेरे पास कुछ फरियादी आए थे जिनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि उन्होंने पिछले लॉकडाउन, जब लॉकडाउन का समय था, अपनी मजबूरियों के चलते कुछ पैसे उधार लिए थे और वो उधार उनको 10%, 20% ऐसे ब्याज दरों पे मिला था, जिसको वो समय समय पर चुकाते रहते थे। पर जिनसे उसने उधार लिया था, जो सूदखोर जिसमें आरोपी है कमल किशोर मीणा, उसने अचानक ब्याज दरों को बढ़ा के 20% कर दिया और लोगों के ऊपर दबाव बनाने लग गया कि अगर आप मेरे बताए अनुसार आप पैसा अगर हमको नहीं दोगे तो जो खाली चेक उनसे साइन करवा के रखे हैं और कुछ खाली कागजात जिसमें वो स्टाम्प टिकट लगवा के साइन करवा के रखा है ताकि उसका लीगल डॉक्यूमेंट बाद में बना सके फर्जी तरीके से, उस पर फर्जी एग्रीमेंट बना के उनको दबाव बनाया था कि हम चेक बाउंस का केस लगाएंगे और उनको जेल भेजाएंगे। तो इस सब चीज़ों से डर के लोगों को दबाव बनाता था, उनसे वसूली करता था ये। और कई बार जब लोगों ने बताया कि हमारे पास समर्थता नहीं है पैसे देने की, तो जान से मारने की धमकी और हमला करने की धमकी भी उनके ऊपर दी है। तो जब ये मामला सामने आया तो इस मामले की जांच उपरांत हम लोगों ने मामला पंजीबद्ध किया और पूरी टीम को गठित करके हमने कोशिश करके इस आरोपी को पकड़ा। आरोपी को जब पकड़ा तो उसके पास से हमारे पास 42 खाली और भरे चेक मिले, लगभग 20 ऐसे पेपर्स मिले जिसमें खाली पेपर्स पे साइन कराया गया स्टैम्प टिकट लगाकर। अलग अलग अकाउंट्स के 9 ATM मिले, कुछ पासबुक्स मिली हैं, 5 मोबाइल की सिम मिली हैं, जिससे प्रथम दृष्टि हम लोगों को यही लगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सूदखोर है जो फर्जी तरीके से 400 करते हुए लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। सर, इसमें कितने लोगों को उसने टारगेट किया है और कितने आरोपी हैं, क्योंकि जो लोग डराने जाते थे वो भी इसी के साथ जुड़े होंगे, तो इस एक के अलावा और कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, आरोपी मुख्यतः यही है, ये खुद ही लोगों से संपर्क करता था फ़ोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें उसे मैसेज करके डराया करता था। और जिन लोगों से जुड़ा हुआ है लगभग 20 से 30 फरियादी हैं जिनको इसने ब्याज पैसा दिया था, जिनके साथ ये वसूली करता था। भारतीय दूरसंचार निगम में चल रहे चुनाव, जिसमें 13 यूनियन चुनाव में संघर्ष कर रही हैं, जिसमें प्रथम और द्वितीय पक्ष में आने वाली यूनियन को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हो जाएगी। यहाँ भी आज मेंबरशिप वेरिफिकेशन BSNL के चुनाव है। कर्मचारी जो हैं हमारे BSNL कर्मचारी, उनकी जो यूनियन दो यहाँ पर अपने भोपाल में 2 मेजर यूनियन हैं, NFT और BSNL EU, इनके ही 2 मेंबर हैं और वोटर हैं 151। तो 151 हमारे जो वोटर यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, है ना। धन्यवाद। रिजल्ट कब तक आएगा? इसका रिज़ल्ट हम परसों काउंटिंग होगी सुबह 10 बजे से और 12 बजे तक चुनाव भोपाल का तो आ जाएगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे शाम को 5 बजे तक पूरा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा कि किसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। मैं शहाबुद्दीन BSNL का प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। साथियों, मतलब यहाँ अभी BSNL डिस्ट्रिक्ट भोपाल का। सर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दा का स्टाफ के जो मुद्दे हैं हमारे 6-7 मुद्दा है। मेन तो हमारा पे रिवाइज का है। जब पे रिवाइज आ जाएगी तो एक्सटेंशन ये जो है मतलब एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी, हमारी सभी चीज हो जाएगी। मेन है मुद्दा, हाँ मेन है मुद्दा पे रिवाइज का, है ना। ये हमारी मतलब मांगे हैं। 4G का भी है हमारा, जो है ना लेवल का है,
जेटीओ, जैसे मतलब हमारे प्रमोशन होती ना, जेई से मतलब जेटीओ बनते हैं, या फोन मैकेनिक से मतलब जेटीओ बनते हैं, मतलब सब चीज़ें हैं। जेई बनने के बाद फिर जेटीओ बनते हैं, फिर एसडीओ बनते हैं। हमारा लाइन स्टाफ से ही लोग बन रहे हैं। ये हमारा ये मुद्दे हैं हमारे पूरे, मतलब इसमें दिया हुआ है हमारे मतलब ऑल इंडिया से कि हमारे पूरे मुद्दे इसमें दिए हुए हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको 14 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, आप खुद देख लेना कि क्या नतीजा आता है। हम लोग 4G 5G मतलब सभी चीज का कर रही है। ठीक है साथियों, हमारे सलामत भाई थोड़ा सा बोलेंगे। ये बराबर जो है BSNL एम्प्लॉइज यूनियन जो है 2004 से कंटिन्यूअस जो है वो मान्यता में चली आ रही है। प्रथम मान्यता प्राप्त यूनियन जो है BSNL एम्प्लॉइज यूनियन, और BSNL एम्प्लॉइज यूनियन का मेन उद्देश्य जो है BSNL को बनाए रखना, इसको जो है निजीकरण होने से बचाना। इसका आज BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के कारण ही जो है 1% शेयर भी जो है वो मार्केट में नहीं आया। दूसरी कंपनियों के जैसे MTNL वगैरह के जो है शेयर बिक चुके हैं। दूसरा चीज कि कर्मचारियों के लिए हित के लिए जो है काम करना, जैसे 3rd PRC पे रिवीजन है जो है, पेंशन रिवीजन जैसे मामले हैं जो है, इन सारी चीजों को लेकर जो है ये BSNL एम्प्लॉइज यूनियन संघर्षरत है जो है। और BSNL में काम करने वाले ये कर्मचारी जो है और अधिकारी अच्छी तरीके से जानते हैं कि BSNL जो है सिर्फ BSNL एम्प्लॉइज यूनियन की वजह से ही जो है आज तक सुरक्षित बची हुई है जो है। और निश्चित रूप से अगर BSNL एम्प्लॉइज यूनियन इसी तरीके से प्रथम मान्यता प्राप्त यूनियन आगे भी आएगी निश्चित रूप से जो है, तो हम जो है इसको बचाने में सफल होंगे और कर्मचारियों के हितों को भी जो है रक्षा करने में हम लोग सफल रहेंगे। मैं सलामत अली, अभी मौजूदा वक्त में जो है काउंसिल सेक्रेटरी BSNL एम्प्लॉइज यूनियन, BSNL एम्प्लॉइज यूनियन BSNL। मैं KS ठाकुर NFT BSNL यूनियन का जिला सचिव हूँ, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली का, और असिस्टेंट सर्कल सेक्रेटरी हूँ MP का। आज BSNL में मेंबरशिप वेरिफिकेशन हो रही है, हर 3 साल में ये होती है। जिस यूनियन के सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस यूनियन को नंबर 1 की मान्यता मिलती है, जिसको सेकंड नंबर के वोट मिलते हैं उसको दूसरी यूनियन की मान्यता प्राप्त होती है। BSNL में 3 साल तक मान्यता रहती है, उसके बाद में फिर हर 3 साल में इसके चुनाव होते हैं। पूरे हिंदुस्तान के मेंबर जो तो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं वो वोट डालते हैं। इस बार पूरे हिंदुस्तान में 31,000 लोग वोट डालेंगे, और मध्य प्रदेश में 1400 लोग वोट डालेंगे, और भोपाल में 151 लोग वोट डालेंगे। 151 भोपाल में। ये सिलसिला सुबह 10:30 से चालू हुआ है, शाम को 5:30 तक वोट डालेंगे। 14 तारीख को परसों इसकी काउंटिंग होगी, यहीं पर पूरे हिंदुस्तान में काउंटिंग होती है, और इसके फिगर दिल्ली भेजे जाते हैं, और दिल्ली से शाम को 8 बजे 14 तारीख को रिजल्ट घोषित होता है कि किसको कितने वोट मिले और किसको कितने मिले। उस हिसाब से हम लोग को उसकी मान्यता प्राप्त होती है। हम लोग की मुख्य समस्याएं जो चल रही हैं, जिनको हम हल करवाना चाहते हैं, हमारा 3rd पे रिवीजन, तीसरा पे रिवीजन हमारा हुआ नहीं है, जो 1/17 से होना था, हम उसको करवाना चाहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से डायरेक्ट जेई भर्ती हुए हैं, जूनियर इंजीनियर, उनकी प्रमोशन का मामला है, वो एग्जाम देके जेटीओ बनना चाहते हैं। अब उनकी समस्याओं का भी हल करना चाहते हैं, और हमारे जो सुविधाएं मिल रही थी डिपार्टमेंट से, LTC सुविधा बंद कर दी है 2013 से, वो हमको चालू करवाना है। हमारे रिटायर्ड लोगों के पे रिवीजन करवाना है। रिटायर्ड लोगों के मेडिकल भुगतान अभी इस महीने 400 करोड़ के हो गए हैं, और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक और भी पेमेंट हो जाएंगी, जो 3 साल से हमारे रुके हुए थे।
यूनियन निरंतर प्रयास करती है सभी समस्याओं का हल करवाने के लिए। हम स्थानीय लेवल पे भी भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल और किसान नेता कमल पटेल ने ग्वालियर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति, क्योंकि वह अपने या अपने परिवार के लिए ही खेती नहीं करता बल्कि वह समाज और देश के लिए खेती करता है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मैंने भी सभी संबंधित जिला कलेक्टर और डीडीओ कृषि को निर्देश दिया है कि वे एक एक किसानों के खेतों में जाकर फसल की क्षति का वीडियोग्राफी का आंकलन कर शीघ्र रिपोर्ट भेजें ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई आरबीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की जा सके। कृषि मंत्री पटेल ने मीडिया के द्वारा पूछे गए एक महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में बताया कि सरकार कृषि विषय को लेकर फर्जी डिग्री बांटने वाले निजी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने जा रही है। सोने की चिड़िया बनेगी। एग्रीकल्चर के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि लगातार परंपरागत और निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो है वो पैसे लेकर डिग्रियां बांट रहे हैं। यूजीसी हस्तक्षेप कर रहा है उस शिक्षा विभाग, जबकि कृषि विभाग नहीं है कृषि शिक्षा का। हम अभी अपने एक नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत सारी सुविधाएं जिस विश्वविद्यालय को महाविद्यालय में होगी वो ही कृषि की डिग्री दे सकेगा। कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार का जो है दिल्ली में उससे मान्यता लेना पड़ेगी, उसके अनुसार ही किया जाएगा। जो फर्जी दे रहे हैं उच्च शिक्षा से लेकर चर्चा उच्च शिक्षा से लेकर कोई चर्चा हो रही है उच्च शिक्षा विभाग से जो इस तरह से हमने चर्चा की है। लेकिन देखिए कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी दे सकता है, लेकिन जितनी मापदंड कृषि महाविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिषद का है उसी के अनुसार होना चाहिए। ICAR के जो नियम है उसके अनुसार। तो ये क्या इन छात्रों का प्रदर्शन अब रोकेगा, क्योंकि वो तो मांग पड़े हुए हैं कि बंद होने के खिलाफ है उनके खिलाफ नहीं है कि जो मतलब अच्छी डिग्री ले रहे हैं, मतलब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए उसके लिए, और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मानो सर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, रूल फॉलो करेंगे, उन्हीं को डिग्री को मान्यता देंगे, बाकी को नहीं देंगे। जांच करा अभी तक एक आध बैठक बुलाई इस मामले में। हाँ, ये हमने निर्देश दिए। बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ फसलों का। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी, हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को, सारे डीडीओस को निर्देशित किया है कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें और जो क्षति हुई है उसका आकलन रिपोर्ट भेजें तो हम आरबीसी 6-4 में भी सहायता देंगे और फसल बीमा का लाभ भी दिलाकर क्षति की पूर्ति करेंगे। किसान की क्षति सरकार की क्षति है। आप भी जाएंगे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा, खाद के विभाग द्वारा त्योहारों को देखते हुए मिठाइयों की दुकान के सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन त्योहारों को देखते हुए हमने उसमें तेजी ला दी है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि खाद्य विभाग के द्वारा जो सैंपल्स लेने की कार्रवाई और उनके जांच की कार्रवाई है वो सतत चलती रहती है, लेकिन उस कार्रवाई को हम त्योहार के टाइम पे बढ़ा देते हैं, क्योंकि जाहिर है त्योहार के टाइम पे मिष्ठान की प्रिपरेशंस और मिल्क प्रोडक्ट्स की जो प्रिपरेशन है वो बढ़ती है। तो बाहर से भी बहुत सारी क्वांटिटी में मावा आदि भोपाल आता है, तो उन सब की भी प्रॉपरली चेकिंग नाकों पर और अन्य स्थानों पे हमारे द्वारा की जा रही है, जैसे कि लोगों को जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स मिले वो उच्च गुणवत्ता के हों और उसमें किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन या मिलावट ना हो। सर, सीएम मैसेज मिला इसमें, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है उसके अनुरूप सभी इस प्रकार के लाउंजेस और कहीं भी मादक पदार्थ किसी प्रकार का परोसा न जाए, लोगों को नहीं मिले, इसको सुनिश्चित करते हुए सभी जगह बंद करने की कार्रवाई जो है वो हमारे द्वारा की जा चुकी है। 25% संपत्ति कर का 25% पार्षदों को दे दिया गया है। वो निश्चित ही उसी राशि से उस क्षेत्र में, उस वार्ड में, जहां से, मेरा कहना तो यही है कि जहां से संपत्ति कर मिला है प्राथमिकता वहां का काम करवाए। वो इस MIC में मेरा प्रयास रहेगा कि पार्किंग और तहबाजारी दोनों के मैं टेंडर निकलवाऊं। यदि आप हमें इसकी रिकॉर्डिंग भेज देते हैं तो तत्काल हम उस पर कार्रवाई करवा लेंगे। और जो डामर वाली सड़कें हैं उनका काम अभी इसलिए रुका है कि बारिश का समझ में नहीं आ पाता है, एक दिन छोड़ एक दिन बारिश हो रही है। निश्चित ही डामरीकरण जहां जहां होना है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। PCC चीफ कमलनाथ का संबोधन नगरीय निकाय के हारे और जीते प्रत्याशियों से कहा, आप एक अग्नि परीक्षा से यहाँ आए हैं, यह चुनाव एक रिहर्सल है। 2023 के चुनाव के लिए तैयार हो जाए। इस चुनाव में बीजेपी
नंगा नाच किया है। हमारा उज्जैन और बुरहानपुर में लूटा गया शासन प्रशासन, पैसे के दम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वहाँ सही है। मैं कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाता हूँ, समय नहीं दे पाता, मेरे पास 24-26 घंटे नहीं है। रतलाम के प्रत्याशी हो या अन्य प्रत्याशी जिनको मैं जानता नहीं था, टिकट दिया। मैं जब गया था कई जगह चुनाव प्रचार में, मैंने व्यापारी वर्ग से बैठक करी और चुनाव के बाद खास करके मैं रीवा की बात कर रहा हूं, व्यापारी वर्ग मेरे पास आए, कहते हम व्यापारी वर्ग को पर ध्यान नहीं देते, मान लेते हैं बीजेपी का, तो हमें हर वर्ग को जोड़ना है। कैसे हर वर्ग को जोड़ेंगे, ये आपके हाथ में है, ये आपका कार्यक्रम है। और मैं तो अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरा आप सब पर पूरा विश्वास है। अगर आप आराम करना चाहते हैं बता दीजिए, मैं भी आराम कर लूंगा। और मेरा पूरा भरोसा, मेरा पूरा विश्वास, कांग्रेस का पूरा भरोसा आपकी निष्ठा पर है। आपकी निष्ठा जो आपको आज यहां खींच के लाई है, ये निष्ठा का सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अगले 11 महीने में है। मुझे विश्वास है कि आप सबने अगर ये संकल्प ले लिया तो 2023 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आसीन सभी वरिष्ठ नेताओं से, हमारे महापौर के प्रत्याशियों से, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो, भटकता हुआ नौजवान हो, जो सबसे बड़ी चुनौती है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान जो पढ़ने किया वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा, बेरोजगार भटक रहा है और यही निर्माण करेगा मध्य प्रदेश का भविष्य में। नहीं था आपका मुकाबला उनके पुलिस, पैसे और प्रशासन से ही है। और सब प्रशासनिक अधिकारी जानते हैं कि 11 महीने में क्या होने वाला है। उनकी पत्री भी हम लिख रहे हैं, ये नहीं कि हम भूल जाएंगे, वो पत्री आप लिखे, मैं आपसे मंगाऊंगा उनकी रिपोर्ट। ये आज आवश्यकता है। और हमने चुनाव की तैयारी में प्रभारी सह प्रभारी बनाए, उनसे मिलकर कैसे अपना संगठन मजबूत करें। बहुत सारी कभी ये होता है हम इससे बात नहीं कर सकते, प्रभारी बोले जरा उसको भी पता दो। ये होती है बातें। हमें स्थानीय रणनीति बनानी है। हर वार्ड की रणनीति एक नहीं होती, हर नगर पालिका नगर परिषद की रणनीति एक नहीं होती, अलग अलग होती है। ये तो स्थानीय लेवल पर आपको बनानी है। आपको स्थानीय लेवल पर हमारा वचन पत्र बना, उसके पॉइंट्स भेजें। हम प्रदेश का वचन पत्र बना रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि जगह जगह हमारा वचन पत्र बने, आरोप पत्र बने। गोविंद सिंह जी आरोप पत्र बना रहे हैं, हर जगह मसले हो रहे हैं। तो अपनी डायरी बनाइए कि इस हफ्ते हम ये करेंगे, इस हफ्ते हम त्योहार बनाएंगे, इस हफ्ते हम वार्ड में जाएंगे, इस हफ्ते हमारा ये कार्यक्रम होगा। आपका महापौर आपके द्वार, आपका पार्षद आपके द्वार, आपका प्रत्याशी आपके द्वार। डायरी में बनाइए अपना कार्यक्रम। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक नए तरीके से अब प्रचार शुरू करेंगे। पहले हम मानते थे व्यापारी वर्ग कांग्रेस के खिलाफ,
प्रतिनिधियों से वो प्रदेश कांग्रेस में मिलेंगे, वो एयरपोर्ट से रवाना होगा। जिन लोगों को भी आदरणीय कमलनाथ जी से वो जैन कैंसर अस्पताल कर्मचारी श्रमिक संघ ने जैन कैंसर अस्पताल डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेसर HV फैशनल वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त पत्रकार वार्ता में स्वागत है। हम आपका ध्यान जवाहर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में पिछले दिनों से जारी दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियों और प्रबंधन के अलोकतांत्रिक और कर्मचारी विरोधी रुख की तरफ दिलाना चाहते हैं। हाल ही में प्रबंधन द्वारा निष्ठावान चिकित्सक और समर्पित कर्मचारियों के विरुद्ध की गई दमनकारी कार्रवाई में हम सभी बहुत निराश और आहत हैं। आप अवगत होंगे कि जवाहर नेहरू कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में हाल ही में कई गंभीर वित्तीय और प्रांतीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। खेद के साथ इस अस्पताल की आपसे शिकायत करनी पड़ रही है, जो एक ही परिवार की स्वचारिता और भ्रष्टाचार से ग्रसित हो गया है। चल रहा है किस बारे में? नहीं कोर्ट नहीं हम दे रहे हैं, अभी दिया नहीं, अभी दिया, क्योंकि देखिए हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं। बिल्कुल न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आज 2 को किया गया है, सर को टर्मिनेट किया गया, फिर आज हम 2 को सस्पेंड किया गया, और ये 2 4 टारगेट होते रहेंगे। और पहले भी बहुत लोग हो चुके हैं, जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिखवाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। हालांकि आज मुझे सस्पेंशन लेटर दिया गया है, तो डेफिनेटली वो इंक्वायरी चाहते हैं। और दूसरा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस तरह की अनियमितताएं इस अस्पताल में हो रही हैं, जिससे कि अस्पताल का पतन हो रहा है, यहाँ के मरीजों की सुविधाओं का पतन हो रहा है, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो चाहिए, यहाँ के कर्मचारियों का पतन हो रहा है। अगर भारत का संविधान हमें ये आज्ञा देता है कि आप विरोध की आवाज उठा सकते हैं, तो इस अस्पताल में हम एक बाहर आने के लिए हमारे ऊपर इतने गंभीर आरोप कि शो कॉज नोटिस देके आप हमें सस्पेंड कर दो, क्योंकि इस मैनेजमेंट कमेटी में एक ही परिवार के लोग बैठे हुए हैं। इस वजह से वो डिसीजन बाइज्ड होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं जो तीनों चारों मिलके एक साथ ले लेते हैं। हमारी डिमांड है कि इस मैनेजमेंट कमेटी को डिसॉल्व किया जाए, नई मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए, कुशल प्रशासक यहाँ बैठाया जाए जो कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से चलाए और इस अस्पताल का किसी तरह भला हो। अगर ये मैनेजमेंट कमेटी एग्जिस्ट करती रहेगी तो हम सब एक दिन बाहर होंगे और यही हाल रहेगा, ऐसे ही लोग वहाँ जमे रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। हम लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं। कल सीईओ का फोन आया मेरे पास कि हम आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं और आप लोगों की सैलरी और जो भी मुद्दा है उस पे बात करना चाहते हैं, आप आके बैठिए मेरे पास। मैंने कहा मैं अकेले नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं एसोसिएशन का मेंबर एक पार्ट हूँ और कर्मचारी संघ हमारे साथ समन्वय में है, हम दोनों लोग आके बैठेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कल सुबह बैठूंगी। मैंने बोला आज शाम को बैठ जाइए कल, क्योंकि हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि पहले ही मामला सुलझ जाए, तो हम क्यों इस तरह की बात करें। लेकिन उन्होंने शाम को HR मैनेजर, जो असिस्टेंट HR मैनेजर है, उसके थ्रू मुझे फोन कराया कि हमारे यहाँ कुछ पारिवारिक कारणों से अब हम 15 तक नहीं मिल सकते। और आज सुबह तक भी हम लोगों पे प्रेशर था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए, लेकिन क्योंकि हमने आपको टाइम दे दिया था, हम भी चाहते थे कि डिफर कर दें, लेकिन हमें लगा कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा, एक गलत मैसेज हम कन्वे करेंगे, तो हम लोगों ने कहा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे। और उसको रोकते हुए इन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर 11:30 बजे हमें दिए हैं ताकि हम विरोध स्वरूप बाहर ही ना। और थाना अरेरा हिल्स क्षेत्र नशा मुक्ति अभियान को लेकर स्लम एरिया में अभियान छेड़ा गया, जहां बच्चों ने पेरेंट्स ने लोगों को नशे से दूर रहने हेतु पोस्टर के मार्फत व रैली निकालकर नशा न करने को समझाइश दी गई। बच्चों व पेरेंट्स लोगों ने भाग लिया। स्लम एरिया में रैली निकाली गई। भीमनगर क्षेत्र में थाना प्रभारी अरेरा
हिल्स RK सिंह हमारे स्टाफ के साथ मौजूद रहे। नशा बंद करना है, नशा बंद करना है। तुम भी तो दिखाओ यार, यहाँ आ जाओ, आगे निकल जाओ। तुम आगे दिखने चाहिए, तुम्हारे आगे चलो ना। आओ ना यार, तुम लोग जमा ही नहीं पाते हो। सीधा करो, ना सामने दिखने चलो ऐसे धीरे धीरे बढ़ो, धीरे बढ़ो, ना करे उसका रास्ता कहाँ जाता है? शमशान घाट में जाता है। सारी क्षति होती है, परिवार से भी आपको दिक्कत होगी। घर में अगर आपकी माँ है तो माँ से वो झगड़ा करेंगे, उससे अगर उनका पूर्ण नहीं हुआ तो अगल बगल वालों को झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने के बाद वो बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद कहीं हो सकता है वाहन चला रहे हो, कहीं रास्ते में टकरा जाएंगे, मौत भी हो सकती है उसमें। तो आप भी अपने लोगों को बताएं, अपने पेरेंट्स लोगों को बताएं, समझाएं कि नशा नहीं करना चाहिए। नशे से देख लीजिए, अब आप लोग थोड़ा सा बेटा उठो वहाँ से, थोड़ा सा और उधर साहब वो देख लीजिए, ये देख लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिए। सभी बच्चे पढ़े लिखे हो ना, इसको पढ़िए, इससे क्या होता है। ना करे उसका रास्ता कहाँ जाता है? शमशान घाट में जाता है। सारी क्षति होती है, परिवार से भी आपको दिक्कत होगी। घर में अगर आपकी माँ है तो माँ से वो झगड़ा करेंगे, उससे अगर उनका पूर्ण नहीं हुआ तो अगल बगल वालों को झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने के बाद वो बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद कहीं हो सकता है वाहन चला रहे हो, कहीं रास्ते में टकरा जाएंगे, मौत भी हो सकती है उसमें। तो आप भी अपने लोगों को बताएं, अपने पेरेंट्स लोगों को बताएं, समझाएं कि नशा नहीं करना चाहिए। नशे से देख लीजिए, अब आप लोग थोड़ा सा बेटा उठो वहाँ से, थोड़ा सा और उधर साहब वो देख लीजिए, ये देख लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिए। सभी बच्चे पढ़े लिखे हो ना, इसको पढ़िए, इससे क्या होता है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।